हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन। मैं सूर्य प्रकाश सिंह और मेरा एक्सपीरियंस और मेरी क्वालिफिकेशन ये आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और आज हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान से हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान में हम इसकी उद्देश्य का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है उद्देश्य का, इससे हम शुरुआत करेंगे। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य का, आखिर उद्देश्य का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी उद्देश्य का क्या महत्व है। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये हमारा संविधान का प्रियम्बल है। प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो जो हमारा संविधान है, संविधान को समझने के लिए, उसकी दर्शन को जानने के लिए, उसके संविधान के दर्शन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है क्या? उद्देश्य का, प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो उद्देश्य का हमें क्या बताती है? उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है, उन ऑब्जेक्टिव्स को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना चाहता है, जिसे संविधान निर्माताओं ने बनाने पर जो देश के नागरिकों को प्रदान करना चाहते थे। उद्देश्य का यह भी बताती है, ये भी हमें समझाती है या दिखाती है कि उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है, इंडिकेट करती है, जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। दैट मीन्स जहाँ से संविधान को अथॉरिटी मिलती है। तो आप इसको देखेंगे जब हम अभी आगे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लास्ट लाइन में देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो लास्ट में बिल्कुल ये देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है हियर बाई अडॉप्ट एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम आत्मार्पित करते हैं। किसको करते हैं? स्वयं को, खुद को। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो उद्देश्य का जो बिगनिंग है, शुरुआत है, ये शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम इसको अब आगे से स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और यह प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रियम्बल, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक पूरे संविधान को नहीं पढ़ पाता है, समझ सकता है, या उसमें समझने की एक्टों को समझने की क्षमता नहीं है या समय नहीं है, जो भी रीज़न है, वाट एवर रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस, तो वो व्यक्ति सिर्फ संविधान की उद्देश्य को समझ के ये जान सकता है कि हमारी उद्देश्य का, भारतीय संविधान की उद्देश्य का क्या स्थापित करना चाहती है, किन आदर्शों को, किन मूल्यों को वो लेके चल रही है। तो एक सजग नागरिक के नाते भी हर एक नागरिक को ये मिनिमम, कम से कम अपनी उद्देश्य को जानना समझना चाहिए, जो हम आगे देखेंगे वन बाई वन। ये शुरुआत जहाँ से होती है हमारे संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। मतलब हम, वी, कौन? हम,
हम एक व्यक्ति नहीं, कौन, हम सभी भारत के लोग, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक राज्य का नहीं, हम सब भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारे ऊपर किसी का भी प्रभुत्व नहीं है। हम अपने आप में फ्री हैं, आज़ाद हैं, सोवरेन हैं। सोवरेन का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट कंट्री, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। सोवरेन का मतलब हम फ्री हैं, आज़ाद हैं। किस लिए आज़ाद हैं? कि यहाँ के नागरिक लोग अपने से जुड़े हर मसले को या हर समस्या का या हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हर मसले में आज़ाद हैं। हम प्रभुत्व संपन्न हैं। कौन? हम भारत के लोग। जो संविधान के जो कुछ इसमें आपको जो आप देखेंगे कुछ जो वर्ड हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, पब्लिक, फ्रेटर्निटी, तो ये वर्ड हैं, ये शब्द अपने आप में सिर्फ मात्र एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में गहरा मतलब, बहुत डीप अर्थ लिए हुए हैं और वो उन अर्थों का हमें सटीक अर्थ समझना होगा और उन अर्थों से ही भारतीय संविधान की उद्देश्य का, प्रस्तावना का अर्थ को और वो क्या भारतीय संविधान में स्थापित करना चाहती है हम आसानी से समझ सकते हैं। हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब हम भारत के लोग भारत को तीन तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय किस तरह के? तीन तरह के न्याय की बात हो रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मीन्स क्या है? नागरिकों के साथ, नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी तरह का भेदभाव ये उद्देश्य का ये घोषित करती है कि संविधान के लागू होने से ये किसी भी तरह की निर्योग्यताएं समाप्त की जाती हैं, समाप्त घोषित की जाती हैं और सभी नागरिकों को सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है संविधान। और ये उद्घोषणा कहाँ है? ये उद्घोषणा हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल उद्देशिका में घोषित की गई है। आप ये ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी वनडे एग्जामों में ये घुमा के पूछ लगता है या डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में न्याय, कितने तरह के न्याय स्थापित करने की बात की गई है, या डायरेक्टली सीधे भी पूछ सकता है या पूछा हुआ भी है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने तरह के न्याय स्थापित करने की बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है? नागरिक कैसे सोचें, एक नागरिक हैं हम, या कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है, या हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम भारतीय नागरिक की बात कर रहे हैं। भारतीय नागरिक है तो वो सोचेगा, विचार करेगा, सोचेगा तो विचार पैदा होंगे। विचार अगर विचारों की स्वतंत्रता ही दे दी जाए, यहाँ सिर्फ विचार की स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं जाए, आप कल्पना करें, तो वो विचार जिनको अव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की ही फ्रीडम ना होगी तो वो विचार का क्या औचित्य रह जाएगा? विचार अभिव्यक्ति ना हो पाए, तो विचारों को अव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट की क्या? एक्सप्रेस करने की। विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता
है और उपासना करने की, फेथ है, वर्शिप की फ्रीडम है। तो स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई भी अनुचित पाबंदी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अनुचित पाबंदी नहीं है, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब हम और इन फ्रीडम्स को और जो भी अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकारों को जब हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इन हमारी जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, इन पे राज्य मीन्स हम पॉलिटी के संदर्भ में जब बात करते हैं तो राज्य पॉलिटी के संदर्भ में कंट्री के लिए से ये शब्द यूज होता है, कंट्री राष्ट्र के लिए यूज होता है। इससे हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पॉलिटी के आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, खासकर जो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जो पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र से बिल्कुल पहली बार जिनका वास्ता पड़ेगा, तो वो समझेंगे या सुनेंगे कि राज्य शब्द इसमें काफ़ी यूज होता है। और राज्य शब्द का सेंस आज के समय में भारत के संदर्भ में या आधुनिक राष्ट्रों के संदर्भ में जो इनके अंदर इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम अपने अलग अलग स्टेट हैं, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, जेके, है ना, या आपके साउथ में बहुत सारे हमारे स्टेट हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना। ये क्या है? ये स्टेट हैं जिन्हें हम हिंदी में राज्य कहते हैं। लेकिन पॉलिटी में राज्य वर्ड जो यूज होता है वो कंट्री के लिए होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पे कि राज्य कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगा सकता है, या लेकिन लोक व्यवस्था पे अगर राज्य को लगता है, स्टेट को लगता है, तो वो युक्ति युक्त निर्बंध बंद लगा सकता है ना, क्योंकि कोई भी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑफ ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि समता किस चीज में मिलेगी? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि हमने देखा कि कौन करते हैं, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं कर रही है। ये कौन? ये वी, हम, ये हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, और जो डिटेल में हमने पढ़ा, उसको प्राप्त करने के लिए हम सब अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं।
जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि जो इसमें राइट्स दिए गए हैं, हमारे संविधान किस अधिकारों को स्थापित करने की बात करता है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग तो सोर्स, इस संविधान को जो सोर्स है, इस हम भारत के लोगों को सोर्स है, वो कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अधिकार दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माण किया। और वो सारा अधिकार प्राप्त कैसे हुआ? हम लोगों से। हम कौन? भारत के लोगों से। तो सोर्स कौन है? स्रोत कौन है? हम भारत के लोग इसके स्रोत हैं, सोर्स हैं, शक्ति के सोर्स। संविधान में शक्ति के सोर्स कौन है? तो हम भारत के लोग इस संविधान की शक्ति के सोर्स हैं। संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? हम भारत के लोग से। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो वनडे एग्जामों में पूछा भी गया है और ये स्टेट पीसीएस तक में पूछा गया है कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इसमें जो ओरिजिनली समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, इन्हें ऐड किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने इसमें ये दो शब्द समाजवादी और पंथ निर्मित शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट और सेकुलर। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, उद्देशिका की स्थिति। इज द प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या संविधान प्रस्तावना का अंग है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 बात हैं, यानी कि केस हैं, जो आपकी स्क्रीन पे पहला केस दिखाई दे रहा है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। ये सबसे पहले बेरुवाड़ी केस 1960 में 1960 में पहली बार ये कोर्ट के सामने आया। तो उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया, बताया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु ये संविधान का अंग नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो मेन आपके लिए कोर फैक्ट है, समझने की बात है कि 1960 में बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा सोर्स तो है, प्रेरणा का सोर्स तो है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इम्पोर्टेंट बात कि बेरुवाड़ी केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उद्देशिका को नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, ये केशवानंद भारती केस 13 जजों की पीठ ने इसे देखा था और ये 1973 का केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य। इसमें कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का एक भाग माना और उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है, और ये भी निर्धारित किया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, दैट मीन्स अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट किसी भी तरह से उसके संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करे। तो आप देखेंगे कि पहला अमेंडमेंट केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया, जिसमें कोर्ट ने
निर्धारित कर दिया कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, और तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने 1976 में 1976 में इसमें 42 सेकेंड 82 संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन कर दिया, जो कि हमने ऊपर देखा कि जो संशोधन किया गया उसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्दों को ऐड किया गया। मूल रूप से इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसमें 2 ही शब्दों को भी देखा, इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड थे जो अभी हम आगे देखेंगे, वो क्लियर होंगे उनको क्वेश्चन के माध्यम से। तो 2 केस जो हमने देखा, और 19 फिर अब देखेंगे हम कि 1995 में गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 1995 का केस है, क्या है याद रख सकते हैं आप, यूनियन गवर्नमेंट भारत सरकार वर्सेस LIC के केस में ये फिर से कोर्ट ने ये निर्धारित किया, किया, फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान प्रस्तावना का अभिन्न अंग है। लेकिन इसमें एक बात और निकल के आई इम्पोर्टेंट, लेकिन भारत के न्यायालय में, यानी कि भारत के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तावना उद्देशिका को लागू कराने के लिए नहीं जा सकता है। ये एक चीज़ जरूर आई निकल के, एक नई जो बात निकल के आई 1995 केस में, वो एक फैक्ट के रूप में हम याद रख सकते हैं। ये पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है जो हमारी प्रस्तावना से संबंधित है, या आप कह सकते हैं भारतीय संविधान के लागू होने से ज़्यादा को रिलेटेड होता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान 26 जनवरी, हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन कुछ संविधान के जो प्रावधान थे, कुछ आर्टिकल्स थे जो 26 जनवरी से पहले ही लागू हो गए थे। जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो कुछ आर्टिकल जो हमारे पहले लागू हो गए थे, वो आप एक बार देख सकते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे। ये आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, आर्टिकल 394, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24, 67, 79, 394, ये सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को, जितने भी आर्टिकल हैं ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की नीड नहीं है, बट एक सरसरी निगाह से आपकी निगाह में हो, पढ़े हों तो बेटर है, अदरवाइज ये नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस जोश को मनाते हैं। इससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को, 1949 को संविधान के कुछ आर्टिकल लागू हुए थे। वो सरसरी निगाह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं एक क्वेश्चन बना के पूछ दे वनडे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल संविधान लागू होने से पहले भी लागू हो गए थे, और उसमें इन आर्टिकलों के अलावा कोई और आर्टिकल दे दे और वो वही आपका आंसर हो जाए, तो उसको एक बार हम देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉपिक पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस टॉपिक से रिलेटेड या उससे पूछे हुए क्वेश्चन को हम ज़रूर लगाएं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि हमने वो टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है, कितनी गहराई से समझा है। इसलिए टॉपिक पढ़ने से भी एक स्टेप आगे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब हम जल्दी से क्विक
कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आंसर देखेंगे कि हमने वो टॉपिक किस तरह से समझे। पहला क्वेश्चन है, द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? पहला, माउंटबेटन प्लान, बी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सी, कैबिनेट मिशन, डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उद्देश्य का या प्रेम्बल हमारी, जिसको प्रस्तावना भी हम कहते हैं, आपको कई जगह प्रस्तावना भी मिलता है, तो वो किस पे आधारित था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? तो वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया, ये कब लागू हुआ, ये आगे के हम कुछ क्वेश्चनों में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Who among the following presented the objective resolution before the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? जो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसका आंसर था, जिसमें पूछा गया था हमारी प्रस्तावना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो प्रस्तावना किसके आधार पर आई है, किस रूप में आई है, तो वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें क्या दिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा या प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हुआ डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा के सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो पूछी जा सकती हैं या आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एक साथ दी जा सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946 1946, और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हुआ सी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। इसका मतलब संविधान के कंप्लीट होने से पहले, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा कंप्लीट हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को आगे बढ़ा रहा है, पुरानी हमारी पिछली बात को, कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था। यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि संविधान सभा के समक्ष 13 संविधान सभा के समक्ष हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, उससे अडॉप्ट कब किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 9 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1946, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, और आपका डी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 को
भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? भारतीय संविधान सभा की उद्देशिका को प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई थी? कब प्रस्तावना को अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना कब अंगीकार की गई थी? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 22 जनवरी 1947। बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना कब अंगीकार की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। अब आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि उद्देश्य प्रस्ताव वो उद्देश्य प्रस्ताव है जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव ही कन्वर्ट हुआ था किसमें? उद्देशिका में। तो फिर उद्देशिका हमारी 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई है, अडॉप्ट की गई है, और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को। तो ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब आगे हम चलते हैं, ये हो गया। अब 7th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द प्रियम्बल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उद्देशिका में संशोधन करने का अधिकार देता है? जैसे कि हमने देखा था पीछे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 का था, कोर्ट ने आदेश दिया था या निर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, और इस उद्देशिका में प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। मूल ढांचे को के अलावा मूल ढांचे को नुकसान बिना पहुंचाए बिना इसमें हम आपकी उद्देशिका में संशोधन अमेंडमेंट कर सकते हैं। और हमने देखा था कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ शब्दों को जोड़ा गया। तो ये अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को प्राप्त है, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 226, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 352 और डी आर्टिकल है 368। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368 आर्टिकल के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि उद्देशिका में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? भारतीय संविधान की उद्देशिका को कितनी बार संशोधित किया गया है? ए मैनी टाइम्स, बी नेवर, सी वंस, डी ट्वाइस। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में संशोधित किया गया था। उसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे, वो सिर्फ एक बार ही हुआ है अब तक, सिर्फ वंस, एक बार ही 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट द्वारा एक बार ही अब तक उद्देशिका में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? ए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने वो डिस्कस कर लिया था कि किस आर्टिकल द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो हमने देखा था कि इसका ऑप्शन क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
भारतीय संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से वो उद्देशिका में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन से संबंधित है? आइए, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, कई बार किया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ फिर से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और डी है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर हुआ सी, 42nd 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि यह हुआ था, जो हमने अभी बात करी थी, पहले ही बात करी थी कि 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में 1976 में किया गया था, ये अकेला ही एक ही संविधान संशोधन है अब तक जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किया गया है। रखेंगे जरूर। फिर हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? निम्नलिखित में से कौन से शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, बी है यूनिटी, डाइवर्सिटी, इंटीग्रिटी, थर्ड सी ऑप्शन है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, डी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेकुलर, जैसा कि हमने पहले भी आगे पढ़ा था। और तो इसका 11th क्वेश्चन का आंसर है सी, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड, तीन शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे नहीं, सॉरी, ये स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे नहीं, बेसिकली स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे भारतीय संविधान में भाग 4 का, सॉरी मैं पहले भी बोल गया था, आई एम रियली सॉरी। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, जो कि वो भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था, वो क्या था? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वो भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा था, जो सरदार सिंह समिति की उनकी रिकमेंडेशन पे था। तो ये सॉरी मैं पहले बोल गया था, तो उसको आप बाय मिस्टेक है, तो इसको आप समझेंगे कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द टर्म सोवरेन मीन्स एज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल? उद्देशिका में शामिल संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, बी फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी, सी द इंडिपेंडेंस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, डी नन ऑफ द एबव। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देशिका में शामिल जो सोवरेन शब्द है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि हमने अभी पीछे देखा कि जो 42वें संविधान संशोधन, सॉरी, जो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, सॉरी, जो उद्देशिका में संप्रभु शब्द है, इसका मेन अर्थ क्या है? हम किस संप्रभु के हैं क्या मेन? सोवरेन का मतलब क्या है?
तो इसका अर्थ है, इसका ऑप्शन है सी, द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब कि स्वतंत्र रूप से अधिकार है राज्य का, जो राज्य किसी भी, द पीपल ऑफ द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। मतलब कि जो राज्य की अथॉरिटी है वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? उद्देशिका में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी वो जो वर्ड हैं वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस देश से लिए गए हैं? तो ए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। बी है रसिया, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस से। हमने ये फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, social, economic and political justice has been mentioned in which of the following provisions in the context of the Constitution of India? भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? पहला प्रियम्बल उद्देशिका, सेकंड फंडामेंटल राइट्स मूलाधिकार, थर्ड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति तत्व, और फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य। तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से आपको चुनना है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस किन संविधान के किन उपबंधों में इनका जिक्र हुआ है, इनके बारे में कहा गया है। तो ये ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है ओनली 1, 2 and 3, डी है 1, 2, 3 and 4, यानी कि ऑल ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो गया बी, ओनली 1 and 3। 1 क्या है? प्रियम्बल, यानी कि उद्देशिका में दिया हुआ है जो हमने अभी देखा, और 3 क्या है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये डायरेक्टली आर्टिकल ये 38 जो संविधान का अनुच्छेद है डीपीएसपी में, आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 38 में डायरेक्ट सीधे यही लाइन दी हुई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये सीधी लाइन इसमें दी हुई है। तो वो, और इनडायरेक्टली तो आपको ये पूरे संविधान में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली जो पूछा हुआ है इसलिए ये आंसर यहाँ ये डायरेक्टली दिया हुआ है और डायरेक्टली इसमें पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज, which one of the following freedoms is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? मतलब भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसमें जो फ्रीडम्स दी हुई हैं उनमें से किस फ्रीडम का मेंशन नहीं किया गया है उसे उद्देशिका में? तो पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, बी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सी है फ्रीडम ऑफ बिलीफ, डी है इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक फ्रीडम। या क्योंकि डी इकोनॉमिक फ्रीडम क्यों इसका आंसर हो जाएगा? क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, वो 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स की बात की गई है, अभिव्यक्ति की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, बिलीव की बात की गई है, विश्वास, और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं कही है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, इकोनॉमिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो हमें ये देखना है कि क्या वर्ड, शब्दों का कभी कभी क्रम भी पूछा हुआ है क्वेश्चनों में, स्टेट पीसीएसओ में, कि कौन सा शब्द क्रम में पहले है बाद में है। तो थोड़ा सा इसे हम
लगातार देखते रहेंगे तो एकदम याद हो जाएंगे। प्रस्तावना उद्देश्य का जो प्रियम्बल है हमारी, उसे हम इजीली फिर रिकॉल कर सकते हैं उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? अब ये इसका ऑप्शन, देयर आर मैनी रिलीजियन इन इंडिया, इंडियंस एंजॉय रिलीजियस फ्रीडम, सी है प्रैक्टिसिंग रिलीजन डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, डी देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। अब इसमें से आपको ये नहीं देखना है कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं, हो सकता है सभी सही हों, लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संदर्भ में ये जो संदर्भ में है वो हमारी प्रस्तावना में जो वर्ड सेकुलर है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा डी, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। मतलब भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य से मीन्स कंट्री का, देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान संरक्षण रहता है। सभी धर्म यहाँ फलते फूलते हैं। तो भारत देश में राज्य का, कंट्री का, स्टेट का, गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म नहीं है। आप ऐसे देखें इसको, हमें भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में सेकुलर वर्ड है उसके संदर्भ में आंसर देना है। अगर आप ऐसे इन जनरल देखेंगे तो वो आपको सही आंसर सब लग सकते हैं। जैसे भारत में अनेक धर्म है, भारत ठीक है, देयर आर मैनी रिलीजन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इंडियंस एंजॉय रिलीजियस फ्रीडम, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता प्राप्त है। थर्ड क्या है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल बात है। इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिपेंड करता है वो किस धर्म का अनुपालन करता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ जो पूछा हुआ है प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में जो सेकुलर वर्ड है, उस सेकुलर वर्ड का क्या मीन्स है भारतीय संविधान के उद्देश्य का में, तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? मीन्स अब इसके जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे। ए है फ्लैग यानी कि ध्वज, बी है कैपिटल यानी कि राजधानी, किसी भी देश की, स्टेट की राजधानी, सी है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, डी है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासनाध्यक्ष या शासन अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर है सी। सी मीन्स सॉवरेनिटी, संप्रभुता। मतलब कोई राज्य अगर संप्रभु ही नहीं है यानी कि वो फ्री नहीं है एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरफ्रेंस से, है ना, किसी भी दखलंदाजी से, आंतरिक और बाह्य दखलंदाजी है उसके मामलों में, और वो फिर संप्रभु कैसे है, आज़ाद फ्री कैसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? संप्रभु होना। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का सेंस हम पीछे क्वेश्चन में देखा था। अब हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो इंडिया को या स्टेट एज ए कंट्री, सेकुलर स्टेट, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य का। सी 9th शेड्यूल नौवीं अनुसूची। डी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें सब में हो सकती हैं, लेकिन मेन जो थीम है, जहाँ से सार निकलता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ इंडिकेट होता है, शुरू में ही कहाँ होता है, तो वो ऑप्शन है बी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान की उद्देश्य, भारतीय संविधान की उद्देश्य में ये मेंशन है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये मेंशन है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव विच हैव बीन आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जिन आदर्शों
एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कीजिए। तो ऑप्शन ए क्या है? इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों के अध्याय में। तो मूल अधिकार किस अध्याय में है? मूल अधिकार अध्याय 3 में है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अध्याय 3 में है। ठीक है। या अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी में क्या है? इन द चैप्टर ऑन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में नहीं, सिद्धांतों में भी नहीं है। सी क्या है? इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सी ऑप्शन क्या है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। या डी क्या है? नोवेयर इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो जो जो आइडियाज़ या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं भारतीय संविधान में? तो जो इसका ऑप्शन है 3 सी, सॉरी, इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में भी है, दिखाई देता है। डीपीएसपी में भी दिखाई देता है, डीपीएसपी में भी दिखाई देता है, और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी दिखाई देता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं, 12 से 35 तक है मूल अधिकार, और भारतीय संविधान के भाग 4 में हैं डीपीएसपी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और मूल कर्तव्य जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारतीय संविधान के भाग 4A में, 4 का में, 4 का में है, अनुच्छेद 51 का जिसमें दिया गया है, जो मैं पहले बाय मिस्टेक बोल गया था। तो वो 42nd अमेंडमेंट द्वारा जो ऐड किए गए थे, और वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे से जोड़ा गया था। इन्हें मूल कर्तव्यों को, जो किसमें दिए हुए हैं? भारतीय संविधान के 4 का में, 4A में दिए हुए हैं, 51 का में दिए हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? ए, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी, सोशल इक्वालिटी वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। डी क्या है? इसका डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्या? कि सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक समानता का संविधान में प्रत्याभूत है। दैट मीन सामाजिक समानता की संविधान में गारंटी दी हुई है। जो आपने पढ़ा था कि समानता, समता किसकी होगी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। प्रत्याभूत मतलब गारंटेड, इसकी गारंटी दी हुई है संविधान में। अगर आपको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो मूल अधिकारों के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है लर्निंग स्टेशन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।